नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो फ्री पार्टिकल होता है और जो बाउंड पार्टिकल होते हैं, तो उनके वो फंक्शन को ज़रा चेक करते हैं कि उसमें से कौन सा जो है हिल्बर्ट स्पेस बनाता है और कौन सा हिल्बर्ट स्पेस नहीं बनाता। लेट मी स्टार्ट विद द फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के का जो केस है उसका आपके पास इस तरह का वेव फंक्शन आता है व्हेन यू सॉल्व द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ए e to the I kx. I'm just writing the first solution plus b e to the minus I kx we have it, but let me take this one and check okay, whether this can be a member of the Hilbert space or not. तो Hilbert space का member होने के लिए इसको तो linear vector space भी बनाना चाहिए, but उसके second का जो condition हमारे पास है, इसका inner product भी finite होना चाहिए। तो we have to check कि अगर ये चीज़ finite आती है इसके लिए, then we will say कि yes it can be part of the Hilbert space। और remember कि free particle के जो limits हैं they are from minus infinity to infinity। free particle can go anywhere along this one dimensional infinite line। तो let's check this condition। और अब ये इंटीग्रल फॉर्म में ये चीज़ मेरे पास इसके बराबर है minus infinity to infinity psi star psi dx। तो इसके अंदर वो वैल्यूज पुट कर ले। लेट्स सपोज एट द मोमेंट आई एम टेकिंग दिस एज अ कम्प्लेक्स, ये जो एम्पलीट्यूड है, लेट दिस कैन आल्सो बी कम्प्लेक्स। तो उस केस में मैं इसको इस तरह करूँगा कि पहले मैं इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूँगा। तो यहाँ पर ये इसका आ जाएगा कम्प्लेक्स कंजुगेट ए टू द, यहाँ पर आई के एक्स है, दिस इज अ वेव मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं प्लस ई टू द माइनस आई के एक्स रख लूँ दैट वुड बी अ वेव मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, इसके अपोजिट में। सो ये कम्प्लेक्स कंजुगेट से यहाँ से आपका आ जाएगा आई के एक्स, और ये तो स्टेरिक वाले पार्ट से आ जाएगा इधर से, और इससे इसमें एज इट इज़ इसको मैं रख लूँगा ए e to the I kx dx। और so this thing is equal to psi star psi का जो इनर प्रोडक्ट है अपने साथ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ से आ जाएगा ए स्टार ए, और इधर से आ जाएगा e टू द माइनस आई के एक्स प्लस e टू द आई के एक्स डी एक्स। ये एक्सपोनेंट सेम है तो इनके जो जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। देन इधर से आ जाएगा ए स्टार ए जो कि कांस्टेंट है, स्केलर नंबर है, तो ये बाहर चला जाएगा। एट द मोमेंट आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ई टू द ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए, दिस इज एक्चुअली द नॉर्म ऑफ ए, और ये इंटीग्रल मुझे दे देगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये आ जाएगा सिंपली डी एक्स, एंड यू कैन सी के दिस गिव्स मी इन्फिनिटी। तो ये जो मेरे पास जो वेव फंक्शन है फ्री पार्टिकल का, जो कि मुझे कहाँ से मिलता है, जो मुझे मिलता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से जो सोल्यूशन आता है फ्री पार्टिकल का, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मलाइजेबल सोल्यूशन। दैट सोल्यूशन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस, क्योंकि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। इसका जो इनर प्रोडक्ट है विद इटसेल्फ ये फाइनाइट नहीं आता, रादर ये मुझे इन्फिनिटी दे रहा है, तो इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस। तो हम कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है दीज आर नॉट नॉर्मलाइजेबल, और ये हिल्बर्ट स्पेस के मेंबर नहीं हो सकते। तो फ्री पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन स्टेशनरी स्टेट्स, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन है, और इन सोल्यूशन को कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट्स। तो फ्री पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट्स में नहीं रह सकता। तो ये पहला हमने देख लिया कि फ्री पार्टिकल के जो वेव फंक्शंस हैं दे कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस। अब हम दूसरे केस में देखते हैं बाउंड स्टेट में। तो बाउंड स्टेट में मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ, और वो स्पेसिफिक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का, पोटेंशियल वेल। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन वन डायमेंशन क्या होगा कि इस तरह का सिचुएशन होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज पोटेंशियल एक्सिस, और मेरे पास पार्टिकल है जो कि बाउंड होगा एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर। तो इतने से रीजन में मेरा पार्टिकल बाउंड होगा, लेट्स सपोज इतने से। तो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ज़ीरो के दरमियान इस रीजन में।
तो इस रेंज पे मेरा पार्टिकल बाउंड होगा, और बाहर का जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए, ये इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली आउट ऑफ द वेल यहाँ पर भी इन्फिनिटी, और इनसाइड द वेल दिस पोटेंशियल इज जीरो। तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है, ये क्वांटम पार्टिकल है, इट इज़ फ्री इनसाइड, इट कैन गो एनीवेयर अलोंग दिस लाइन, कहीं कहीं भी ये कहीं पर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है, बट इट कैन नॉट लीक आउट, बिकॉज बाहर निकलने के लिए इसको इन्फिनिट पोटेंशियल या इन्फिनिट फोर्स लगेगा, या इन्फिनिट एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो ये अंदर रह सकता है, और इसके अंदर जब आप इसके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर दीज पोटेंशियल्स अंडर दीज कंडीशंस, ये तो यू गेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपको अंडर दिस पोटेंशियल गिव्स, इसके वेव फंक्शन आपको मिलते हैं, और वो ये होते हैं psi n, दिस इज 2 by a sin n by x by a। ये आपके टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है फॉर द इनफिनिट पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम। अब हम ये देखते हैं, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हिल्बर्ट स्पेस बना सकते हैं या नहीं, या हिल्बर्ट स्पेस के मेंबर हो सकते हैं या नहीं। तो एक तो ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, इनका ये लीनियर वेक्टर स्पेस के सारी प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं, बट क्या ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो हम वो चीज़ देखेंगे। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल देखने के लिए हमें ये चीज़ चेक करना पड़ेगी, ये, और यू नो फ्रॉम योर क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स कि आप जब आप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़, ये जो आंसर है इसको फाइनाइट आना चाहिए, एंड यू नो कि ये इसके बराबर है, डिराक क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर है। अगर आपके पास ये केस आप लेते हो तो इससे आता है 1, और अगर आप ये लेते हो तो इससे आता है 0। इनफैक्ट जब ये इंडिसेस सेम हो तो इससे 1 आता है, और जब ये इंडिसेस डिफरेंट हो तो इससे 0 आता है, क्योंकि ये जो क्रॉनिकल डेल्टा है, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर m इज इक्वल टू n, और 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये जो मेरे पास वेव फंक्शन है, ये वाले 2 by a अंडर द रूट साइन n बाई x बाई a, ये मेरे पास क्रॉनिकल डेल्टा ओबे करते हैं, सॉरी। तो ये मेरे पास जो वेव फंक्शंस हैं, इनका जो इनर प्रोडक्ट आता है वो फाइनाइट आता है, या तो 1 आता है जब मैं सेम लूँ, और या 0 आता है जब मैं डिफरेंट लूँ। तो मीन कि मुझे सेम ये जो इनर प्रोडक्ट है ये फाइनाइट आ रहा है, ये इन्फिनिट नहीं है। साई एम साई एम इज नॉट इनफाइनाइट, बल्कि ये फाइनाइट आंसर मुझे दे रहा है। तो ये मेरे पास एक मेंबर्स हिल्बर्ट स्पेस के मेंबर हो सकते हैं, तो दे कैन मेक हिल्बर्ट स्पेस। और ये चीज़ आप यहाँ से 2-1 के लिए आप यहाँ से खुद चेक कर ले। अगर मैं साई 1 ये वाला अगर मैं करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे साई 1 के लिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगी, और बाकी तो सेम है सिमिलरली दूसरे के लिए भी। तो साई 1 और साई 1 इज इक्वल टू, हाँ, और मेरे इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है, रिमेंबर, लुक एट हियर, इंटीग्रेशन के लिमिट्स मेरे ये हैं, x greater than 0 and less than a, the particle can be anywhere in this bounds, but it cannot leak out, इधर भी नहीं आ सकता और इधर भी नहीं जा सकता। तो ये इसके लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन के। तो अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा तो दिस विल बी 0 to a और 2 by a sin पाई x by a, मैंने इन की वैल्यू 1 रखी हुई है इन के लिए, इसके साथ भी अंडर रूट है और अगले के साथ भी अंडर रूट होगा, और वहाँ पर भी साइन पाई x बाई a dx। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 by a, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दो जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 0 to a, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई x बाई a dx। अब ये इंटीग्रल आपको परफॉर्म करना है। जब आप इस इंटीग्रल को परफॉर्म करोगे, इसको आप cos में कन्वर्ट कर ले, साइन स्क्वायर है तो इसको सास 1 + cos 2 थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर ले, एंड यू डू दिस इंटीग्रेशन, तो यू विल गेट 1।
सिमिलरली जब आप इसके लिए इसको करोगे, एक पहले फंक्शन में n की वैल्यू 1 पुट करोगे, दूसरे वाले में n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू दूसरे के लिए 2 पुट करोगे, तो जब आप उस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे तो यू विल गेट 0 एंड इनफैक्ट यू कैन वेरीफाई फॉर एवरी फंक्शन फ्रॉम दिस सेट। यहाँ से आप इस सेट से आप कोई भी फंक्शन ले ले। तो ये जो मेरे पास किट्स हैं जो कि इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के सॉल्यूशंस हैं, ये वाले साई n, या अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सेट, तो दीज कैन बी मेंबर ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस, क्योंकि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है तो ये हिल्बर्ट स्पेस बना सकते हैं, ये हिल्बर्ट स्पेस के मेंबर हो सकते हैं। और थर्ड हम इनके लिए ये भी लिख सकते हैं कि कंप्लीटनेस का जो आइडिया है वो भी हम इनके लिए देख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस हैं और ये बेसिस किसके लिए है, ये फंक्शन ये किस चीज़ के सोल्यूशन है, ये है पार्टिकल इन एन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। तो अगर ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के सॉल्यूशंस हैं तो इनका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फिर ये होगा, दिस विल बी अ कैपिटल साई ऑफ एक्स, जो कि इस तरह होगा सी एन साई एन ऑफ एक्स। रिमेंबर दिस इज लोअर केस साई और दिस इज अपर केस साई। अब ये भी आपके पास ये वाले जो हैं, दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन, ये सेपरेबल सॉल्यूशन है। रिमेंबर ये वाले जो किट्स हैं, ये किट्स, these are specific solution या separable solution या stationary states, separable solution या आइगन फंक्शंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये सेपरेबल सॉल्यूशन है और ये वाला जो है ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है। और ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, जब हम इसको इसका लीनियर सुपरपोजिशन बनाते हैं, क्योंकि ये जो बेसिस है ये कंप्लीट है। तो अगर साई ऑफ n इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के सॉल्यूशंस हैं तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का सॉल्यूशन होगा। जिस तरह हमने कंप्लीटनेस में डिस्कस कर लिया आज के लेक्चर के अंदर कि कंप्लीटनेस क्या है, कि अगर आपके पास बेसिस हैं, लेट्स सपोज ये वाले या ये वाले, तो ये बेसिस कंप्लीट कब होंगे कि इनके लीनियर कम्बिनेशन में आप किसी भी फंक्शन को लिख सके जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल भी हो। तो अब जब आप इसको देख लें कि ये आपके पास ये वाले जो फंक्शन है इसको हमने चेक कर लिया कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है या इनका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो जब इनका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशन भी बनाएं तो उनका भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए। तो ये मोस्ट जनरल सोल्यूशन है और ये मोस्ट जनरल सोल्यूशन भी हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम द लीनियर वेक्टर स्पेसिस कि हमारे पास जो अगर बेसिस सेट से हम कोई लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं तो वो लीनियर कम्बिनेशन से जो रिजल्ट आता है वो भी उसी स्पेस का मेंबर होता है। तो यहाँ पर ये जो जनरल सोल्यूशन है, अगर ये हमारे पार्टिकुलर सोल्यूशन है ये वाले साई एंस या सेपरेबल सोल्यूशन है, तो इन सेपरेबल सोल्यूशन के जो लीनियर कम्बिनेशन होंगे उससे जो नया सोल्यूशन मिलेगा वो भी हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर होगा, वो भी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो ये आइडिया कंप्लीटनेस का है कि इन सेपरेबल सोल्यूशन को यूज़ करके हम कोई सा भी जनरल सोल्यूशन अपनी मर्जी का बना सकते हैं और फिर हम ये कोफिशिएंट भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। इन कोफिशिएंट को फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर ये मेरे पास इस तरह का सिचुएशन हो जो कि जनरल सोल्यूशन है, दिस इज कैपिटल साई, अगर कैपिटल साई इसके बराबर है सी एन साई एन, और ये सेपरेबल सोल्यूशन है लोअर केस साई है, ये सेपरेबल सोल्यूशन है और ये लोअर केस साई है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। और मैं इन कांस्टेंट के अंदर ये एक्सपेंशन कांस्टेंट्स इनको कहा जाता है, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू लेट्स से n, या जनरली इन्फिनिटी तक भी ये जा सकता है। तो अगर मैं इन कांस्टेंट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये सी एन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, मैं इसका इनर प्रोडक्ट ले लूँगा साई एन के साथ। रिमेंबर ये कैपिटल है और दूसरी तरफ भी ले लूँगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, सी एन बाहर निकल आएगा और ये इस तरह से है। नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू 1 टू n,
this thing is equal to from the orthonormalization of the basis, this is equal to 1. तो मेरा जो सी एन है उसके अंदर सिर्फ ये सी एन मुझे रह जाएगा, तो सी एन की वैल्यू यहाँ से मुझे इस तरह से मिलेगी कि सी एन इज इक्वल टू साई एन एंड देन कैपिटल साई ऑफ एक्स। तो ये इस तरह से मैं एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकता हूँ फ्रॉम दिस जनरल लीनियर सुपरपोजिशन। जो लीनियर सुपरपोजिशन का जो मेरा जनरल रिजल्ट है उसको यूज़ करके मैं इसके एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आराम से फाइंड कर सकता हूँ बाय टेकिंग दिस इनर प्रोडक्ट। तो ये आइडिया, ये जो यहाँ से डिस्कशन है कि ये एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। अब जो हमारा पिछला लेक्चर है डिराक ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन वाला या डिराक नोटेशन के अंदर जो ये कोएफिशिएंट निकालने का प्रोसेस है, ये हमने उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो इसी तरह से आप ये कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं और फिर जब आपके पास ये कोएफिशिएंट आ जाते हैं, ये सी एन आ जाते हैं, तो इन सी एन से आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये प्रोबेबिलिटी हर एक स्टेट की कि फला स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो आप आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पहले स्टेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप C1 निकालते हो, तो यहाँ पर भी 1 पुट करते हो, यहाँ पर भी 1 आ जाता है। तो एंड सो ऑन, सो you can do this exercise in your quantum mechanics courses, but this is the general way कि how to find these expansion coefficients या expansion constants। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, कि कंप्लीटनेस का जो आइडिया है कि हमारे बेसिस कंप्लीट कब होंगे, कंप्लीटनेस चेक करने के लिए हम आउटर प्रोडक्ट का आइडिया यूज़ करते हैं। और हमने इस लेक्चर के पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया कि हमारा जो आउटर प्रोडक्ट है, लेट मी टेक सम बेसिस। सपोज मेरे पास कुछ बेसिस सेट है और वो ये है, फाई एम एक बेसिस सेट है, फाई एन लेट सपोज एक बेसिस सेट है। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं क्लेम करूँ कि ये बेसिस सेट कंप्लीट है, तो इसका कंप्लीटनेस कैसे चेक किया कैसे चेक किया जाता है? कंप्लीटनेस इस तरह से चेक किया जाता है कि आप इसके आउटर प्रोडक्ट बना लें ऐसे करके, और फिर उस आउटर प्रोडक्ट का सम ले ले फॉर और एन। और अगर इससे आपके पास आती है आइडेंटिटी या इससे आपको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन यू से कि आपके जो बेसिस हैं वो कंप्लीट है। अब ये वाले जो बेसिस है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो इन डायमेंशनल या इन्फिनिट डायमेंशनल तक जब हम करते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ करना इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। बट लेट्स चेक के हम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जो थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस है, हम उसके बेसिस को चेक करते हैं क्या कि उसके बेसिस कंप्लीट है या नहीं है। और अगर बेसिस कंप्लीट है तो उसके लीनियर कम्बिनेशन में हम उसी स्पेस के किसी भी मेंबर को लिख सकते हैं। सो 3 डायमेंशनल स्पेस, उसके बेसिस क्या हैं? उसके बेसिस ये हैं E1, E2 और E3। और जो आपका इसका एलिमेंट्री नोटेशन है वो ये है कि E1, दिस इज दीज आर वेक्टर्स, लेट्स पुट दोस एरोस। ये असल में I है और I किसके बराबर है? 1 0 0। दूसरा बेसिस वेक्टर जो है दिस इज J किसके बराबर है? दिस इज 0 0 1। और तीसरा जो बेसिस वेक्टर है दिस इज K एंड दिस इज 0 0 1। मैंने क्या चीज़ प्रूफ करना है? मैंने ये चीज़ प्रूफ करना है कि फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स 3, En ये जो आउटर प्रोडक्ट है, दिस हैज़ टू गिव मी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस हैज़ टू बी अ 3x3, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में इसको चेक करते हैं, एज आई डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो अब ये जो साइड है, इस एक्सपेंशन के अंदर कितने टर्म्स हैं? इस एक्सपेंशन के अंदर एक्चुअली 3 टर्म्स है। n इज इक्वल टू 1 से लेकर आपके पास नॉट टिल n इज इक्वल टू n, दिस इज जस्ट n इज इक्वल टू 3 तक ये है। तो ये आपका n इज इक्वल टू 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिख लूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा कि E1
E1 E2 outer product with E2 plus E3 outer product with E3 और इन तीनों का जो सम है इट शुड बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3 by 3 फॉर्म में ऐसे होगा 1 0 0 0 1 तो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी 1 होंगी और ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो होंगी दैट विल बी 0। तो अब मुझे ये चीज़ निकालनी है, ये आउटर प्रोडक्ट तीनों निकालने हैं। जब ये तीनों आउटर प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएं तो मैं इन तीनों को ऐड कर लूँगा एंड होपफुली आई विल गेट 1। तो ये एक वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये जो मेरे तीन बेसिस हैं 3 डायमेंशनल के लिए, ये मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट है। और इसका मतलब फिर ये होगा कि ये 3 डायमेंशनल के पूरे स्पेस को स्पेन कर सकते हैं। तो कंप्लीटनेस यहाँ से चेक हो जाएगी मैथमेटिकली भी। सो लेट्स फाइंड दिस वन। इसके लिए मुझे ये मेरा E1 है, ये वाला, इसका आउटर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इसका आउटर प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ कि ये जो E1 है दिस इज इक्वल टू 1 0 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसका आउटर प्रोडक्ट निकालूँ तो वो इस तरह से आएगा, दिस इज अ किट। तो किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स। ये आ जाएगा 1 0 0 एंड दिस इज अ ब्रा, सो ब्रास आर रिप्रेजेंटेड बाय रो। यही वेक्टर होगा बट इसको मैं रो फॉर्म में लिख लूँगा। सो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इसको मैं पहले ले लूँगा और बारी बारी इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो लेट्स सी कि क्या आता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो पहली एंट्री मुझे 1 मिल रही है यहाँ। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो मुझे दूसरी एंट्री 0 मिल गई। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0, तो ये एंट्री भी मुझे 0 मिल गई। फिर मैं इसको ले लूँगा और बारी बारी इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा दूसरा रो आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, और ये 0 विद दिस 0 अगेन 0। फिर मैं इस थर्ड वाले को ले लूँगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा बारी बारी इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आई विल गेट 0, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 0, और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए आई विल गेट 0। सो इस ऑपरेशन से मुझे मिला है ये आउटर प्रोडक्ट, मुझे ये मैट्रिक्स दे रहा है। एंड लेट्स चेक कि दूसरा आउटर प्रोडक्ट मुझे क्या देता है। तो मेरा जो E2 है वो है 0 1 0। अब मुझे ये चीज़ करनी है, E2 E2 इसका आउटर प्रोडक्ट मैंने देखना है। तो इसके लिए ये मेरा पहला E2 का किट होगा। तो E2 का किट मैं इसको लिख लेता हूँ आराम से कि ये जो है दिस इज इक्वल टू 0 1 और 0 मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर ये वाला मेरा ब्रा है तो इट विल बिकम अ रो। तो दिस इज 0 1 0। अब मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूँ एंड लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है इससे। लेट मी, पहले मैं इसको लेता हूँ और इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 से मुझे 0 मिला। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। एंड लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर टू फाइंड दिस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो 0 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई विल गेट 1, फिर 1 को 0 से तो आई विल गेट 0। एंड फॉर द थर्ड रो let me change the color again and let's see के what I'm getting for the third one. So इसको मैं ले लूँगा और इसका मल्टीप्लिकेशन मैं 0 के साथ कर लूँगा तो आई विल गेट 0। फिर इस 0 को मैं इस 1 के साथ कर लूँगा तो आई विल गेट 0, और फिर इसी 0 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 0। तो ये जो मुझे मैट्रिक्स मिला है दिस इज़ फॉर E2 E2 ये आउटर प्रोडक्ट मुझे ये दे रहा है। द फाइनली जो लास्ट मेरे पास है उस आउटर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू यूज़ E3। और E3 क्या है, E3 इज़ माई K यूनिट वेक्टर और E3 है मेरे पास 0 0 1।
तो अब मैं अगर ये चीज़ करूँ E3 इनका आउटर प्रोडक्ट क्या होगा, ये पहला जो है ये केट है तो 0 0 1, दूसरा जो है वो ब्रा है तो 0 0 और 1, ये रो फॉर्म में होगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए लेट मी अगेन स्विच कलर्स, इस ज़ीरो को ले ले और इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर इसके साथ कर ले तो ज़ीरो, फिर इसके साथ कर ले तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ अगेन ज़ीरो। देन जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसमें लेट सपोज मैं ये कलर यूज़ कर लूँ कि इस ज़ीरो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस ज़ीरो से, फिर इससे, फिर इससे, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, एंड ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ अगेन ज़ीरो। और फाइनली जो लास्ट मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ उसके लिए लेट्स मी यूज़ दिस वन, तो ये मैं ले लेता हूँ, इस वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ विद ज़ीरो, सो आई गेट ज़ीरो, फिर इस वन को मल्टीप्लाई करता हूँ विद दिस ज़ीरो तो आई विल गेट ज़ीरो, फिर इस वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ विद दिस वन, सो ये फाइनल एंट्री 1 हो जाएगी। अब मेरे पास ये तीनों मैट्रिसेस आ गए हैं, E3 और E3। तो अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स ये जो आउटर प्रोडक्ट आ गए हैं, इन आउटर प्रोडक्ट को मैं ऐड करता हूँ इस फॉर्म में कि E1 ये एक आउटर प्रोडक्ट है, फिर E2 और E2 का दूसरा आउटर प्रोडक्ट है, और फिर E3 और E3 का जो तीसरा आउटर प्रोडक्ट है, ये मेरे पास अब आ गए हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे मिले, तो इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है 1 0 0 0 0 0 0, ये इसकी एंट्रीज हैं। इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू पिछले पेज से मैं ले लेता हूँ, वो है 0 0 0 0 1 0 0 0 प्लस E3, ये वाला जो E3 और E3 का जो आउटर प्रोडक्ट है ये भी मैंने इधर कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला, तो इसकी भी मैं वैल्यू यहाँ से पुट कर लेता हूँ 1। अब आप इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड कर ले, when you add these three you will get this result 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and this is in fact an identity matrix। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि थ्री डायमेंशनल के जो बेसिस वेक्टर हैं जो आई जे और के हम लेते हैं, तो वो इनफैक्ट एक कंप्लीट बेसिस है और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर लेते हैं। इट मीन कि थ्री डायमेंशनल स्पेस को स्पैन करने के लिए ये तीन बेसिस वेक्टर जो है ये आई जे और के काफ़ी है, पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस इससे स्पैन हो सकता है। तो ये अपने बेसिस को, अपने बेसिस की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए ये आइडिया होता है कि आप उसके आउटर प्रोडक्ट का जो सम होता है हर एक बेसिस फैक्टर के लिए वो ले लें, और उन सारे आउटर प्रोडक्ट से जो आपके पास मैट्रिसेस बनते हैं उन मैट्रिसेस को आप ऐड कर ले, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि आपके जो बेसिस फैक्टर है दे आर कंप्लीट। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस डे। थैंक यू।